हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका यूट्यूब न्यूक्लियस विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम क्लास 10th को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे जो बच्चे थे ना साइंस के, तो उनका मैसेज आ रहा था कि सर मतलब सिर्फ 9th का ही स्टार्ट होगा क्या, 10th का स्टार्ट नहीं होगा। तो नहीं बच्चों, हम 10th का भी स्टार्ट करेंगे और 10th का भी कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पे, है ना। तो आज हम क्लास 10th की साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और मैं आपका शुभम सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, है ना। चलिए, अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं, है ना। अब आप अभी अभी 10th क्लास में आए हैं, है ना। अभी से आपके सपने होंगे कि इस साल तो जो है हम मचा देंगे, बोर्ड में ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। ये जोश बस बच्चा, है ना, बनाए रखना है पूरे साल भर आपको। इसको ठंडा नहीं पड़ना, ठीक है। आपको पूरे साल भर एकदम मेहनत करते रहना है, लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखनी है ना। और एक चीज़ का अश्योरेंस मैं दे सकता हूँ आपको कि आप जो क्लास 10th का बोर्ड देंगे उसमें आपका पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर मेरे लेक्चर्स के नोट से ही आएगा, ठीक है। आप ये मेरा वादा मान के चलिए, है ना, कि आपका पूरा जो बोर्ड का पेपर है वो हमारे लेक्चर्स से ही आएगा, है ना। जो हम कंटेंट आपको देंगे, आपको बस लेक्चर्स को सीरियसली फॉलो करना है, लेक्चर्स को सुनना है और आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ ना थोड़ा बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको साइंस को किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, अभी के हिसाब से जो मेरे पास साइंस की बुक आई है बच्चों, है ना, कुछ चेंजेस वगैरह भी हुए हैं, बट आपके लेवल पे उतने नहीं हुआ है ना। तो मैं मान के चलता हूँ 13 चैप्टर्स हैं टोटल, है ना। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो क्लास 10 की साइंस है वो डिवाइड कैसे है एक बार, है ना। तो हमारी जो बच्चों क्लास 10th की जो साइंस है आपकी, है ना, थोड़ा सा आज हम ओवरव्यू लेंगे कि आपके चैप्टर्स किस तरह से डिवाइडेड हैं, हम किस तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। वो बच्चों कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है आपकी, है ना। केमिस्ट्री वाला पार्ट, है ना, और आपका बायोलॉजी वाला पार्ट, और बच्चों आपका फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है बच्चों आपका। अब देखिए इसमें आपके चैप्टर्स किस तरीके से डिवाइडेड है ना। एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए बच्चों, ताकि हम साल भर कैसे पढ़ेंगे, है ना, ये सब चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बच्चों, जो पहला चैप्टर है इसमें आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। इस चैप्टर में बच्चों हम ना केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इनकी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, है ना। बहुत ही बेसिक चैप्टर है ना, आपका बेस बनाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। इसके बाद बच्चों जो चैप्टर आता है वो है आपका सेकेंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर है आपका, ठीक है जी। चलिए थर्ड जो आपका बच्चों चैप्टर है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। और लास्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का इसमें है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये आपके बच्चों 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। पहले के समय बच्चों ना, पता है आज से कुछ साल पहले तक एक चैप्टर और हुआ करता था, पीरियोडिसिटी, है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ाई करते थे इसमें हम, जो कि अब सीधा आप क्लास 11th में जब आप साइंस साइड लेंगे तब पढ़ेंगे। अब देखिए इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, बैलेंसिंग के बारे में। इसमें सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, ठीक है। फिर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं ये। फिर कार्बन कंपाउंड, ये बेसिक आपका ना, आपको जब आप क्लास 11th में जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये उसकी बेसिक फील देगा आपको, है ना। जैसे होता है ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही दिखा देना कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे आपको यहाँ पे, है ना, चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके
क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के अंदर फिर जो चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस, है ना बच्चों, लाइफ प्रोसेस। बहुत ही एक शानदार चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में जो बच्चे सपना देखते हैं ना कि उनको बड़े होकर डॉक्टर बनना है ना, इंजीनियर बनना है, तो जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं ना, मतलब डॉक्टर जिनका सपना होता है बनने का, आप मेडिकल लाइफ में क्या क्या पढ़ेंगे अपने, है ना, वहाँ पे बेसिक छोटी छोटी फील्ड मिल जाती है। इसमें आप सर्कुलेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स का, प्लांट्स का, मतलब मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। आप जानेंगे है हमारी बॉडी में ये सब चीजें भी होती हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर और मजा आएगा आपको इस पढ़ने में, है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे जी, इसके बाद अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। इसमें हम अपने दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारी बॉडी कैसे कोऑर्डिनेट होती है, हमारी बॉडी में कितनी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाँ जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, है ना। बच्चे बहुत ज़्यादा इसको जो है उत्सुकता से पढ़ते हैं, है ना, सर कि रिप्रोडक्शन पढ़ा दीजिए। आपको पता है क्लास आपकी जो एनसीईआरटी है ना वो भी लाइन लिखती है ना। आप पढ़ेंगे कभी, मैं आपको लाइन वो दिखाऊंगा कि बच्चे भी ज़्यादा मतलब अमेज्ड हैं जानने के लिए, है ना। तो इसमें बच्चों हम बहुत सारी बातें करेंगे, समझेंगे चीज़ों को बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो आपकी चीज़ें एनसीईआरटी में है हम वो सारी बातें आपको समझाएंगे अच्छे से। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। पहले बता बच्चों, इसमें हम इवोल्यूशन भी पढ़ाते थे, बट कुछ सालों से जो है इवोल्यूशन हटा दिया गया है। अब हेरिडिटी क्या, इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कहीं पड़ोस में बच्चा हो गया, हम लोग जाते हैं जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। ये जो बच्चा है इसकी आंखें तो इनके पिताजी से मिलती है, इसके जो बाल हैं इसके माताजी से मिलते हैं, है ना। रंग तो बिल्कुल मम्मी पे गया है, ऐसा बोलते हैं ना आप जनरली देखते होंगे आपके आसपास जो दादी अम्मा टाइप्स लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे ये लड़का तो जो है पापा पे गया है, मम्मी पे गया से, है ना। हम उसके कैरेक्टर्स को जो उसके पेरेंट्स उस ऑफस्प्रिंग में उस बच्चे में आए हैं हम वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। हम वही कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो साइंटिस्ट जो कि अपने समय से 100 साल आगे थे, है ना, इतना वो सोचा करते थे और वो उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी करी जो कि उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी और उनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में जब मृत्यु होने के बाद उनको पता चला कि यार कि उनको नहीं, मतलब जो बाकी पूरे संसार के लोग थे, दुनिया थी, उनको पता चला कि हमने कितना बड़ा साइंटिस्ट खो दिया, इतनी बड़ी हमने खोज खो दी, है ना। वो साइंटिस्ट जब जिंदा थे तो उनको रिकग्निशन नहीं मिला। बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, मैं आपको सब बताऊंगा आपको, है ना। चलिए फिर आपका जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज लाइट, है ना। बच्चों में भी शायद थोड़ा सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट चैप्टर आपके यही है ना। लाइट बच्चों को काफी हार्ड लगता है कि सर हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मैं आपको ना ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, है ना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही मजा आने वाला है। लेंसेज के बारे में, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट के बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, है ना। इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हमारी आँख के बारे में, कुछ फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, है ना, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम 11 चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसमें क्वेश्चंस करेंगे सीरीज के, रेजिस्टेंस के, पैरेलल के, है ना। आपका ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 12वां चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम, टिज्म, ठीक है जी। इसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे आपके जनरेटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब है बच्चों, है ना। इसमें आपके 2-3 लॉज हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, कब कौन सा लगाना है, सब बहुत सारी बातें हैं बच्चों, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और फिर आपका एक लास्ट चैप्टर दैट इज 13वां चैप्टर, वो भी अवर इन्वायरमेंट, ठीक है जी बच्चों। तो इस तरीके से आपका पूरा मतलब डिवाइडेड है आपका पूरा 10th का साइंस, और इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक ओवरव्यू था कि हम आपकी 10th की साइंस में पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। हम इन चैप्टर्स को डिस्कशन करेंगे, है ना। मैंने आपको आज बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इन चैप्टर्स में। थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग रहा होगा कि हम 10th की साइंस में ये सब पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो ये है। अब आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो क्या है बताइए। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद हम लाइफ प्रोसेस करेंगे, है ना। तो उसके बाद हम शायद ये वाला करें, लाइट करें, या फिर वो करें एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसा भी होगा आपको सब पता चलता रहेगा यूट्यूब पे, है ना। बस आपको बने रहना है। चलिए तो ये था
बाकी आज हम स्टार्ट करते हैं फिर वही आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए। अब जी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशन को हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आपने आजकल बड़ा एक जोक चलता है, नीले को पीला लेके काला बना दिया है ना, हरे को लाल लेके नीला बना दिया, वो केमिस्ट्री होती है ना। तो है ना, वो गलत नहीं है, वो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, चलिए हम लिखना सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं, है ना, उनको हम बैलेंस करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम प्रॉपर एक अलग क्लास लेंगे आपकी, कि हम इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें। ठीक है जी, चलिए फिर हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितनी प्रकार की होती हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। आपकी 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर है ना, रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है जी, सही है। फिर हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, रेंसिडिटी के बारे में, और कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि मैं आपको चैप्टर के दौरान ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो आपकी चैप्टर एनसीईआरटी स्टार्ट होने से पहले ना ऊपर एक छोटे छोटे, आप जब कभी एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, है ना, तो ऊपर छोटी सी एक चैप्टर से ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। कोई उस लाइन को नहीं पढ़ता, है ना, इवन टीचर्स तक नहीं पढ़ते, इग्नोर करके चल देते हैं, पर वो लाइन ना बहुत कुछ कहना चाहती है ना। मेरे को ना मेरे सर ने एक बात बोली थी कि बेटा एनसीईआरटी को तुम जितनी बार पढ़ोगे ना, उतनी बार एनसीईआरटी क्लास 11-12 के लिए बोली थी ये बात, है ना, कि जितनी बार पढ़ोगे उसमें हर बार तुम्हें नई नई बातें मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ छुपा हुआ है ना, पढ़ने वाला होना चाहिए, है ना, वो उसमें से बहुत कुछ आउटपुट निकाल सकता है ना। ये खासकर 11-12 की जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है रियलिटी में। जब आप कभी साइंस लेंगे, है ना, नेक्स्ट ईयर जब आप साइंस लेंगे, आप जब बायो की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना उसमें अच्छा और कितना लिखा हुआ है कि ना, और हम उसमें से क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत डीपली बातें उसमें नहीं लिखी हुई है इतनी ज़्यादा, पर वो हम किस तरीके से उसको पढ़ें, है ना, कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिल जाए कि उन बातों को भी समझाए, बिटवीन द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी जाए। ठीक है, वो है। चलिए वो लाइन क्या लिखी हुई है? अच्छा, वो लाइन ये लिखी हुई है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। ये लाइन बोली थी मार्टिन एच फिशर ने। ये साहब, ये इनकी फोटो है, इन्होंने ये बात बोली थी, है ना। क्या है मतलब इस लाइन का, है ना, ये लाइन का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। आजकल आपने YouTube पे बहुत देखा होगा शॉर्ट्स 1 मिनट वाला, है ना, बहुत वो चला था कोरोना के टाइम पे, अभी भी, कि 1 मिनट में फैक्ट्स जाने, 1 मिनट में साइंस जाने। इसके पीछे 1 मिनट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है बच्चों, है ना। आपको बस सिर्फ फैक्ट पता है ना। जैसे कैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, कि आपने क्लास 9th में इवापोरेशन के बारे में पढ़ा है जी, इवापोरेशन पढ़ा है? हाँ सर मैंने पढ़ा है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि बच्चों जो आपका ये बॉइलिंग होता है वाटर का, वाटर की बॉइलिंग होती है, वो कब होती है, कौन से टेम्परेचर पे होती है? मतलब लिक्विड से कोई चीज़ स्टीम में, गैस में कब बदलती है? कब बदलती है सर? 100 डिग्री सेल्सियस पे। बिल्कुल एग्रीड, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, है ना। इवापोरेशन में क्या होता है सर? इवापोरेशन में सूर्य से किरणें आती हैं, है ना, हमारे सूर्य से किरणें आती हैं, और किरणें जो आती हैं वो हमारे जो पानी जो होता है, पानी को, है ना, पानी जो होता है उनको जो है इवापोरेट करती हैं, है ना। कितना टेम्परेचर होता है बताऊँ? कितना टेम्परेचर होता है सूर्य से? कितना टेम्परेचर आ सकता है? मान लेता हूँ मैक्सिमम 60 डिग्री सेल्सियस। खैर इतना नहीं पहुँचता, कभी नहीं पहुँचेगा इतना, है ना। इतना पहुँचेगा तो लोग मरने शुरू हो जाएंगे, है ना। चलिए फिर भी मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, चलिए, है ना। पर तभी देखिए इतना डिफरेंस है ना। कहाँ 100 डिग्री सेल्सियस, कहाँ 60 डिग्री सेल्सियस, फिर भी ये इवापोरेट हो जा रहा है। तो आपको इवापोरेशन पता तो है कि सर इवापोरेशन में क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है और जो है पानी जो है वो स्टीम में बदलना शुरू हो जाता है,
लेकिन बताइए टेम्परेचर देखिए कितना डिफरेंस है। तो आपको सिर्फ एक फैक्ट पता है, आपको पूरी इसकी फिजिकल कंडीशन, इसकी केमिकल कंडीशंस, है ना, आपको ये सब नहीं पता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फैक्ट पता होना, आपको जरूरी नहीं कि आपको पूरी साइंस पता है ना। फैक्ट्स में और साइंस में बहुत फर्क होता है। साइंस क्या होता है कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से 100% आप श्योर हैं कि भाई यही चीज़ होती है। ठीक है, आपको उसकी फिजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, आपको उसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह से डिक्शनरी क्या होती है पता है आपको? डिक्शनरी में वर्ड्स की मीनिंग लिखी होती है। आजकल तो गूगल का ज़माना है, सब लोग गूगल पे देख लेते हैं, पर हमारे टाइम पे ना डिक्शनरी हुआ करती थी, है ना। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं भी एक छोटी सी डिक्शनरी रखता था साथ में, तो उसमें मैं वर्ड्स खोल खोल के देखता था, है ना। अब तो कहाँ ही है, आप लोग के टाइम पे तो आप कुछ भी वर्ड समझ नहीं आया गूगल कर लेते हैं, पर डिक्शनरी में एक वर्ड की मीनिंग लिखा होती थी। अच्छा, लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर बच्चों की ऐसी बुक होती है जिसमें ना कहानियां होती हैं, मतलब पूरी जो है बुक ही एक कहानी है, पूरी बुक के अंदर एक कहानी लिखी हुई है। देखिए कितना डिफरेंस है, इस पूरी बुक में सिर्फ एक स्टोरी है और इसमें वर्ड्स की मीनिंग है। जिस तरह से इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है तो आपको पूरा लिटरेचर आपने पढ़ा हुआ है ना। समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या बात बोली? तो डिक्शनरी जो है वो लिटरेचर के बराबर नहीं है। लिटरेचर में पूरी कहानी लिखी होती है। इस तरह से फैक्ट्स का पता होना जरूरी नहीं कि आपको उसकी साइंस ही पता है। साइंस को हम बहुत एंगल से सोच सकते हैं। ठीक है, ये इसका इस लाइन का मतलब बहुत डीप लाइन है बच्चों ये। ठीक है, चलिए, तो ये था बस, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी ना जब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चैप्टर के फर्स्ट में कुछ ना कुछ सोच के लिखा होगा, तो आपके एनसीईआरटी चाहती है ना, आपका सिस्टम चाहता है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कई एंगल से सोचें, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपका जो ये चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है पहले आप वही बताइए। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर एटम्स चेंज देयर पोजीशंस बाय ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स, है ना। ओल्ड बॉन्ड को तोड़ना और न्यू बॉन्ड को जोड़ना, है ना, ये काम करती है। बिकॉज ऑफ दिस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और इसी वजह से बच्चों नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है क्या? हाइड्रोजन की दो गैस बच्चों और ऑक्सीजन O2, ये मिलकर के H2O का मॉलिक्यूल बना रखा है। यहाँ पे देखिए आप, है ना, यहाँ पे बच्चों देखिए ये बना रखा है क्या? H2O बना रखा है यहाँ पे। एक मिनट जी, ये क्या? अब देखिए, है ना बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे देखिए आपके जो है H2O बना रखा है, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। अब बच्चों बैलेंसिंग इक्वेशन में आपको बताऊंगा, है ना, अभी बात का टॉपिक है, पर आप पहले यहाँ देखिए जो चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, जिनको हम मिला करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। उसको हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट हैं, जिनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, है ना। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें दो दो चीज़ें होती है ना बच्चों, जिनको हम आपस में मिला करके एक नई चीज़ बनाते हैं। ए एंड बी को मिला के हम सी बनाते हैं सपोज, है ना। क्या जी? कि यहाँ पे हमने सपोज ऐसे लिया कि कोई सब्सटेंस है ए और कोई सब्सटेंस है बी, है ना, इसको मिला करके एक नया सब्सटेंस बना दैट इज सी, है ना। तो ये ए और बी क्या है बच्चों आपके? ए और बी क्या है? ए और बी बच्चों आपके रिएक्टेंट हैं, जिनको हम मिलाते हैं, है ना जी। ये आपके रिएक्टेंट है। और ये सी क्या है बच्चों? ये सी आपका प्रोडक्ट है। ये सी आपका प्रोडक्ट है बच्चों। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है? जिनको हम रिएक्ट करवाते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो फॉर्म्ड होता है ना। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, जो आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, है ना। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं बिटवीन द दीज रिएक्टेंट्स, और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एक नया कंपाउंड बनता है ना। न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है यहाँ पे।
ठीक है जी। यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों बताओ, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, है ना। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बच्चों, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए केमिकल रिएक्शन, बच्चों केमिकल रिएक्शन ना दो प्रकार की होती हैं आपकी, क्या, एक तो होती है फिजिकल चेंजेस इन मैटर, सॉरी चेंज इन मैटर, है ना, दो प्रकार की होती हैं। अच्छा ये तो आप क्लास 9 से जानते हैं कि ना, जैसे कोई रिएक्शन में दो तरीके से चेंज हो सकती है, एक तो फिजिकल और एक केमिकल, है ना। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना बच्चों, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है जी, चलो फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो बच्चों फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि बच्चों आइस का मेल्ट होना इनटू वाटर, पिघलना, है ना, इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, क्यों, है तो पहले वो भी लिक्विड, पर पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, पर अब वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। आप समझ पा रहे हैं, पर केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होगा। केमिकल चेंज क्या है, देखिए बच्चों इसका एग्जांपल, केमिकल चेंज का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। अब देखिए ये आयरन है आपकी, इसमें जंग लगा पड़ा है ना। अब अच्छा ये जंग क्यों लगता है जी, एटमॉस्फेयर में हमारा वाटर होता है, एयर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, जिस वजह से हमारा जो है ये जंग लगना शुरू हो जाता है। आपको पता है हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है बच्चों, हमारी सरकार का हर साल बहुत सारा पैसा जो है ना, ये एक प्रोसेस खाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। सच में बच्चों हमारी इंडियन सरकार बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ से, रस्टिंग ऑफ आयरन से। बड़े बड़े बंदरगाह, जहाज वगैरह, वो लोग, है ना, एक तो देखिए वहाँ पे जो कि शिप होती है वो समुद्र के कॉन्टैक्ट में रहती है, तो वहाँ पे हवा, पानी और पूरा एकदम बहुत ज़्यादा जंग लगता है ना। फिर हमारी जो रेलवे की पटरीज होती हैं उन पे जंग लगता है। तो इसका अब सोल्यूशन भी निकाला गया, तो वो ना हर साल पहले चेंज करा करते थे, आज से बहुत समय पहले, है ना, हर साल चेंज किया करते थे, है ना। गवर्नमेंट को हर साल बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता था कि जी ये अब फिर दोबारा चेंज करो, फिर दोबारा चेंज करो, है ना। पर अब देखिए जैसे साइंस आगे बढ़ती है, डेवलपमेंट होती है, तो ना अब कुछ इस तरीके से उन्होंने मेटल्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट करा, है ना। उसमें कुछ इस तरीके से मिक्सअप जब उसका हम बनाते हैं, करना स्टार्ट करा कि उसमें जंग जो है कम लगे पहले के मुकाबले, है ना। तो अब जो है पैसा थोड़ा कम लगता है, क्योंकि अब थोड़ी एडवांसमेंट आ चुकी है ना बच्चों। एडवांसमेंट आने के बाद चीज़ें ईजी हो जाती हैं। चलिए मिल्क का बनना कर्ड में, अच्छा पता है आपकी मम्मी, हमारी मम्मी हमसे ज़्यादा केमिस्ट्री जानती हैं, है ना, उनको हमसे ज़्यादा केमिस्ट्री पता है। एक बार बच्चों पता है क्या हुआ, मेरी मम्मी थी नहीं घर पे, तो मैंने सोचा कि ना अब दही जमानी है, तो मैंने क्या करा, मिल्क लेकर के आया था मैं, और मिल्क में, ठंडे मिल्क में मैंने जो है, मुझे इतना तो मुझे समझदार हूँ मैं कि वो इनोकुलम मतलब क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। जो आपकी मम्मी, हमारी मम्मी बोलती है कि जामन ले आ थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा सा दही का जो होता है 1 चम्मच हम उसमें मिला देते हैं रात में, और सुबह तक वो जम जाती है। ठीक है, तो इसको ना बच्चों साइंटिफिक लैंग्वेज में इनोकुलम बोलते हैं, जो जामुन होता है आपको उसको इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, अब आपने वो लिया, और मैंने वो लिया था और मैंने वो दूध में मिला के रख दिया, अब सुबह तक दही जमा ही नहीं। मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने कहा कि अरे मम्मी ये तो जमा ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने पूछा अच्छा दूध कैसा था, गर्म था नहीं था। मैंने कहा अरे गर्म तो था ही नहीं। तो पता है इसमें भी दूध गर्म होना चाहिए, हाँ ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना टाइप्स, है ना। ज़्यादा गर्म कर देंगे तो भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो वो इनोकुलम है उसमें बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, है ना, पूरा भरा पड़ा है उसमें। ज़्यादा आप गर्म करके डाल देंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना, जमा ही नहीं पाएंगे। ये भी देखिए साइंस है। तो हमारी मम्मियाँ हमसे ज़्यादा साइंस जानती है, केमिस्ट्री जानती हैं, उनको पता है। अच्छा भिंडी की सब्जी बनती है ना, मतलब कभी देखिएगा भिंडी की सब्जी ऑब्जर्व कीजिएगा, मम्मी जब बनाती हैं, है ना, अगर वो स्टार्टिंग में ही नमक डाल दें तो भिंडी की सब्जी ना खराब हो जाएगी एकदम, है ना। पर उनको पता है कि भाई स्टार्टिंग में नहीं डालना है, लास्ट में डालना है एकदम, है ना, जब थोड़ा सा वो हो जाए तब डालना है, ताकि भिंडी खराब ना होए। तो देखिए मम्मी को भी पता है साइंस, और हमसे ज़्यादा पता है ना, और हम लोग हल्के में लेते हैं कि हाँ हमें ज़्यादा पता है। तो ठीक है बच्चों, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया आपका, मिल्किंग, ये कर्ड बनना हो गया, ये सब केमिकल रिएक्शन है। चलिए एक बार थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, है ना, फिजिकल वर्सेस केमिकल का, है ना, फिजिकल वर्सेस केमिकल का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। ठीक है जी, चलिए। तो फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी, है ना, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। देयर इज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है ना। चेंज कैन नेवर बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इसको हम कैन बी रिवर्स्ड, मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, है ना, बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स।
जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ तो पानी से बनती है ना, मतलब पानी सॉलिड फॉर्म में है, वो थोड़ी देर रखेंगे पिघल जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ गई, फिर दोबारा फ्रिज में रख दे, फ्रीजर में रख दीजिए, बर्फ़ बन जाएगी, है ना। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। एनर्जी में बी बच्चों टेम्परेरी है ना, चेंज इज टेम्परेरी, हाँ। एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, है ना। इसमें एनर्जी निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, नहीं भी एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है ना, फिजिकल चेंज। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। परंतु केमिकल चेंज इज परमानेंट, ये बच्चों परमानेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार जंग लग गया तो लग गया। हाँ, आप थोड़ा बहुत खत्म कर सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आयरन की भी लेयर्स होती है ना, मान लीजिए लेयर्स है, तो आप मान लीजिए इसकी, जैसे मेरे हाथ है, सपोज मेरे हाथ के, मान लीजिए हाथ नहीं, मतलब मेरा ये लोहे का सब्सटेंस सपोज, अब इसकी ऊपर वाली लेयर पे जंग लग गया, तो पापा लोग क्या होता है, सैंड पेपर लेकर के आते हैं, वो रेग मार्क बोलते हैं उसको, है ना, वो ला करके घिस देते हैं, तो ऊपर की लेयर साफ हो गई, तो अंदर की लेयर बच जाती है। पर मान लीजिए पूरी ही लेयर अगर मान लीजिए अगर वो हो गई आपकी रस्ट में हो गई, तो फिर तो खराब है, परमानेंट है ना। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें नया सब्सटेंस बनता है, इसमें नहीं बनता था, फिजिकल चेंज में नहीं बनता था, ठीक है। विद एंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिफरेंस होती हैं। चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, ये सिंपल फिजिकल मेथड से चेंजेस को नहीं बदला जा सकता है, केमिकली बदला जा सकता है ना। एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसमें एनर्जी निकलती भी है और एब्जॉर्ब भी होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था, ठीक है। चलिए अब बच्चों एक एक्टिविटी आ गई है ना। ये एक्टिविटी आपकी पहली एक्टिविटी है। अच्छा, जैसे अब आप देखते हैं ना, तो आपकी एनसीईआरटी ये सब समझाने के बाद, है ना, बात करती है जैसे कि डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस का, मिल्क का कर्ड में बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन होना, हम जो सांस लेते हैं इसमें भी केमिकल रिएक्शन है। हाँ, हम जो खाना खाते हैं, खाना पचता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है ना। तो हम आसपास ना पूरे इन्वायरमेंट में केमिकल रिएक्शन से घिरे हुए हैं, सच में, है ना। बस आप ऑब्जर्व कीजिए, हमारे आसपास साइंस होती है जिससे हमें ऑब्जर्व करने की बात होती है ना। तो ये सब एनसीईआरटी बात करता है। फिर वो बात करता है बच्चों आपकी इस एक्टिविटी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी 1.1, है ना। ये फोटो आप देख पा रहे हैं बच्चों। अब इसमें करा क्या है, चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मैग्नीशियम। अब इस एक्टिविटी को समझते हैं। पहले आप मुझे बताइए मैग्नीशियम, ये क्या चीज है। मैग्नीशियम बच्चों एक मेटल है। क्या है? एक मेटल है, एक मेटल है, ठीक है जी। एक मेटल है। अच्छा, इसको हम सिंबल क्या होता है इसका? Mg होता है। अब बच्चों इसको हम लेकर के आए और मैग्नीशियम की हमने एक रिबन ले ली, है ना। रिबन एक पतला सा, एक इतना बड़ा एक रिबन ले लिया हमने सपोज, है ना। ये हमने मैग्नीशियम की एक रिबन ले ली बच्चों, ठीक है। ये हमने एक मैग्नीशियम की रिबन ली। अच्छा, मैग्नीशियम की रिबन लेने के बाद ना बच्चों, हमारे एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं जो कि ना मेटल से रिएक्ट वगैरह करती रहती हैं, है ना। मेटल की सरफेस को ख़राब करती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कभी बर्तन आते हैं तो पहले तो बहुत शाइनी होते हैं, पर धीरे धीरे उनका कलर जो है वो थोड़ा सा फेडेड होना स्टार्ट हो जाता है, वो इतनी शाइनी नहीं रहते हैं, है ना। फूल के जो बर्तन होते हैं, फूल के बर्तन इन सेंस कि गाँव के समय पहले वो बर्तन दिया करते थे, वो जो उसके हुआ करते थे, जैसे आज तो हम स्टील के यूज़ करते हैं, पर पहले के समय गांव के लोग में उसमें खाते थे, तांबे के बर्तन में। तो उनका कलर पहले बहुत ज़्यादा शाइनी होता था, पर वो धीरे धीरे बच्चों वो फेडेड हो जाता था, है ना। तो अब जैसे इसके ऊपर भी है एयर की वजह से ना इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है ना, एक लेयर जम जाती है। तो पहले उस लेयर को हटाते हैं। किससे हटाते हैं? रस्टिंग पेपर से। रस्टिंग पेपर क्या? जो आपका रैग मार्क होता है ना, रैग मार्क से, उससे हम इसको पहले साफ करते हैं, ऐसे करते हैं पूरा एकदम बच्चों, ताकि वो लेयर हट जाए, है ना। आप देखेंगे कभी एक्टिविटी वगैरह कभी आपके स्कूल्स में परफॉर्म कराई जाए, है ना, तो उसमें दिखाते हैं कि ना जो ये ऊपर एक लेयर होती है थोड़ी ब्लैकिश टाइप की, तो उसको हटा के एकदम साफ हो जाता है ये, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे बच्चों?
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बर्नर है ना, ये एक बर्नर है, ठीक है। यहाँ से जो है आग निकल रही है, आग, ठीक है जी। ये आपका दिस इज मैग्नीशियम रिबन, ठीक है जी। ये आपका बच्चों बर्नर है, ठीक है जी। और यहाँ से हम आग लगा रहे हैं इसमें कंटिन्यूसली। अच्छा, नीचे बच्चों हमने ना ऑब्जर्वेशन के लिए चाइना डिश रखी हुई है, ठीक है। नीचे हमने ऑब्जर्वेशन के लिए चाइना डिश रखी हुई है ना, वॉच ग्लास, चाइना डिश, ठीक है। क्या है ये? वॉच ग्लास, या चाइना डिश आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। ये बच्चों एक पेट्रिश प्लेट टाइप की होती है जिसपे अभी कुछ ऑब्जर्व होगा, है ना। अब देखिए जब हम इसको बर्न करते हैं ना बच्चों, तो जो मेटल है ये पहले गर्म होता रहेगा, अचानक से ना इसमें एक स्पार्क होगा, एकदम से जलेगा, वाइटिश लाइट में, है ना, वाइटिश उसमें एकदम जलेगा पूरा बच्चों ये, है ना। कभी भी जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो तो उसको अपने नेक्ड आई से मत देखना, है ना। एक वो जो ब्लैक गॉगल्स होते हैं वो यूज़ करना। आपने आसपास देखा होगा जो वेल्डिंग की शॉप्स होती हैं जिससे हम मेटल्स को एक दूसरे को अटैच करते हैं, तो ना बच्चों उनके पतली सी एक रॉड होती है ना, जिससे वो मेटल्स ऐसे ऐसे करते रहते हैं और वो अटैच करते रहते हैं, मेटल्स को आपस में जोड़ते रहते हैं। तो वो लोग ना चश्मा पहन के रखते हैं, या फिर ऐसे फेस के आगे एक ऐसे बैरियर होता है उनके, तो यहाँ पे ब्लैक वो लगा होता है। क्या वो फैशन के लिए पहने चश्मा? नहीं, फैशन के लिए नहीं, वो अपनी आंखों को बचाने के लिए पहन रहे हैं। ज़्यादा देर तक इस लाइट को देखना, इस डेजलिंग फ्लेम को देखना ना हमारी आंखों को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करें तो आप एक ब्लैक चश्मा जरूर पहने, ठीक है। अच्छा, वो डेजलिंग फ्लेम क्या होता है? तो आप देखते हैं ना, जैसे ही वो हम लोहे को जोड़ते हैं तो एक फ्लेम जो है उत्पन्न होती है ना, मतलब जैसे वो फ्लेम एकदम होती है, एकदम से चमकता है, कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। यहाँ पे एक डेजलिंग फ्लेम होती है। क्या होती है? एक डेजलिंग फ्लेम, है ना बच्चों, एक डेजलिंग फ्लेम। अब बच्चों जब ये जलती है ना तो फिर ये राख बन जाती है, राख बन के यहाँ पे गिर जाती है ना। ये आपका ऐश हो गया, राख हो गई। अब इस राख में हमने ऑब्जर्व किया कि जी क्या मिला हमें? हमें यहाँ पे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम की रिबन है और इसको हमने जलाया, एक डेजलिंग फ्लेम हुई और नीचे जो राख बची उसमें हमें क्या ऑब्जर्व हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही आपकी एक्टिविटी है। देखिए, ये देखिए जो बच्चों इसको मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है ना, उसको हमने टोंग से पकड़ रखा है। टोंग क्या होता है? एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, उसको टोंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम रिबन है आपकी, मैग्नीशियम रिबन है आपकी, है ना। ये टोंग से हमने पकड़ रखा है इसको, यहाँ से बर्नर से हम इसको ब्लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे एक डेजलिंग फ्लेम होगी, एक फ्लेम होगी, है ना, एक डेजलिंग फ्लेम चमकदार। और नीचे देखिए देख गिर रहा है, यहाँ पे ये ऐश गिर रहा है ना। वॉच ग्लास में क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है ना। ये आपकी एक्टिविटी है पहली। क्लियर है? सही है, यही है ना। तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी पूरी कहती है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए पूरा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, एक्टिविटी में यही है बच्चों। चलिए देखिए ये ऑब्जर्वेशंस क्या है कि ना हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करना है, ये हमारा एम है, सॉरी, है ना। हमें मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? मैग्नीशियम की रिबन रिक्वायर्ड है, बर्नर और कैंडल, टोंग पकड़ने के लिए, ठीक है। और चाइना डिश भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। प्रोसीजर क्या है कि स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन को लीजिए, उसको रिमूव कीजिए ऑक्साइड के लेयर को, जो उसके ऊपर लेयर जम गई है, बाय किससे रिमूव करेंगे? सैंड पेपर से, है ना, रस्ट पेपर से, है ना। होल्ड इट विद टोंग, उसको टोंग से पकड़िए और देन बर्न कीजिए, एयर में बर्न कीजिए, है ना। फिर ऑब्जर्वेशन क्या मिली? मैग्नीशियम बर्न होगी विद ब्राइट लाइट, है ना, ब्राइट वाइट लाइट, जिससे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं, है ना, डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक वाइट पाउडर फॉर्म हुआ। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट क्या बना? जो व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो व्हाइट पाउडर क्या था बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड था। कंक्लूजन क्या है कि क्या मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर। मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हवा में। अ न्यू सब्सटेंस
मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस शोज केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम जो है उसको हमने जला करके क्या बना दिया बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, है ना। ये क्या है, हीट, ये हीट का साइन है ना, इसको हमने हीट किया तो देखिए एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपकी रिएक्शन ये कहती है। बस एक्टिविटी 1.2 एक्चुअली में 1.3 है एक्चुअली, सॉरी दिस इज 1.3। 1.2 क्या है, 1.2 ही बताते हैं। एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी 1.2 क्या कहती है, चलिए इसमें बच्चों दो आपके कंपाउंड लिए गए, दैट इज लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तीन कंपाउंड लिया, पोटेशियम आयोडाइड। है ना, क्या क्या लिया जी हमने, लेड नाइट्रेट लिया और लिया जी हमने पोटेशियम आयोडाइड, है ना। अब बच्चों ये आपके दो कंपाउंड्स हैं और सॉरी दो आपके केमिकल्स हैं, और बच्चों ये जो है ना आपके, ये बच्चों कलरलेस है दोनों। कभी आप केमिस्ट्री लैब में जाना, अपने टीचर से बोलना कि सर हमें प्लीज़ दिखाइए, तो ये दोनों ना बच्चों कलरलेस हैं, है ना। आप देखेंगे कलरलेस फ्लूइड है, जब आप इनको आपस में मिलाएंगे ना, जैसे ही आप मिलाएंगे अचानक से बच्चों ये येलो कलर में तब्दील हो जाएगा। पूरा जो आपका न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा वो पूरा येलो होगा, और कुछ समय बाद उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, धीरे 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 वो येलोश ना नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और नीचे जम जाएगा बच्चों। ये मैंने परफॉर्म किया था अपने, जब मैं स्कूल में हुआ करता तब मैंने किया था ये परफॉर्म। देखिए ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, और जैसे ही मिलते हैं, जैसे ही मिलते हैं, है ना, जैसे ही मिलते हैं बताइए पीला कलर फॉर्म हो जाता है ना, येलो कलर फॉर्म हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, बताइए। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कलर में चेंज होना, ये पहली प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्वेशन करने की। आप समझ पा रहे हो ना बच्चों, ठीक है। चलिए ये आपकी एक्टिविटी 1.2 थी। एक्टिविटी 1.3 अब ये क्या कहती है ना, ये क्या कहती है, देखिए बच्चों इसके अंदर हमने एसिड ले रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ बच्चों हम HCl भी ले सकते हैं, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। इसमें हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं बच्चों। जिंक क्या है आपका, जिंक एक मेटल है ना, एक मेटल है बच्चों, और इसके हमने ग्रेन्यूल्स डाल रखे हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कण, है ना। अब बच्चों जैसे पता है आपको एसिड है ना, पहले तो आप समझिए एसिड होता क्या है, तेजाब होता है, ठीक है, तेजाब होता है। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है ये आपकी 1 से लेकर के, आप पीएच के स्केल पे 1 से लेकर के 7 तक के बीच में होती है। 7 न्यूट्रल होता है, बाकी इधर वाली जितनी भी होती है ये आपकी एसिडिक होती है ना। सर आप ये सब क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बातें हम चैप्टर 2 में करेंगे, है ना, परेशान मत होइए, चैप्टर 2 में करेंगे। पर थोड़ा बहुत जब हम बता रहे हैं तो चीज़ों को एक्सप्लेन करें अच्छे से, है ना। अब देखो बच्चों दो तरह के एसिड होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। एक तो होता है डाइल्यूट, और एक होता है कंसंट्रेटेड। अच्छा डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, ठीक है जी। डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है। डाइल्यूट में बच्चों आपका जो एसिड जो होता है ना, एसिड वो इम्प्योर होता है ना, इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता बच्चों। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर जो होता है बच्चों, वाटर वो मोर अमाउंट में होता है। वाटर जो होता है वो बच्चों मोर अमाउंट में होता है, ठीक है। परंतु जो कंसंट्रेटेड होता है इसमें एसिड जो होता है आपको, एसिड ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होता है बच्चों, वाटर वो लेस अमाउंट में होता है या फिर नहीं होता, बहुत ही कम होता है, ठीक है। आपने देखा होगा आसपास जो आपके गली में, मोहल्ले में, शहर में जो तेजाब लेके घूमते हैं उनके पास
ये वाला एसिड होता है डाइल्यूट वाला, उनके पास कंसनट्रेटेड नहीं होता। कंसनट्रेटेड एसिड हम लैब्स के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, है ना, वहाँ पे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ में वहाँ पे यूज़ होता है इसका, है ना। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं हमारे समाज के अंदर जिनकी वजह से गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे बैन करना पड़ा, है ना। खैर वो अलग टॉपिक है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए, बट कंसनट्रेटेड लैब्स में हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हमारे कंसनट्रेटेड एग्जांपल क्या हो गया, बताइए एग्जांपल क्या हो गया। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, है ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये आपके कंसनट्रेटेड एसिड के एग्जांपल हो गए। इसमें क्या एग्जांपल हो गया, जैसे आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना, ये आपका एग्जांपल हो गया, है ना, ये आपका एग्जांपल हो गया, ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब जैसे जो अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट होता है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया ना एसिड का, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका जिंक है, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। अब बच्चों जब हमने इसको इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाला तो यहाँ से बच्चों एक गैस लिबरेट होगी। बताइए कौन सी गैस लिबरेट होगी, बताइए। वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, इसमें से निकलना शुरू होगी। और ये कॉर्क लगा दिया। कॉर्क मतलब क्या कि ना वो मतलब गैसेस को बाहर नहीं निकलने देगी, लेकिन यहाँ पे हमने ग्लास ट्यूब लगाई, पाइप। अब ये गैस जो है सीधा यहाँ से बाहर निकलेगी। जो भी हमारी गैस ये जा रही है ना यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, वो सिर्फ यहाँ से बाहर निकलेगी और कहीं से नहीं निकलेगी, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस बच्चों बहुत फ्लेमेबल होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल, है ना। अब इसमें से लिबरेट हो रही है, हमें पता कैसे चलेगा कि हो रही है लिबरेट। तो बताता हूँ, जब ये एक्टिविटी परफॉर्म होना आपके, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे बड़े सावधानी से माचिस की तिल्ली आपने जलाई, है ना, और माचिस की तिल्ली लगभग इतनी जल रही होगी, है ना, इतना ही फ्लेम होगा उसका। और आप धीरे धीरे माचिस की तिल्ली को आप यहाँ लेके जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ लेके जाएंगे, वो फ्लेम जो है इतना बड़ा हो जाएगा, लगभग फ्लेम, है ना, जो पहले इतनी सी थी, है ना, धीरे धीरे जैसे आप यहाँ लेके जाएंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस एक फ्लेमेबल गैस होती है। क्लियर है? सही है, इसलिए उसको हम एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये एक्टिविटी कहना चाह रही है, ठीक है, कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बच्चों गैस का लिबरेशन होता है ना। ये सब बातें मैं पूछूंगा आपसे जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा ये सब बातें, ठीक है बच्चों। तो ये सब है, ठीक है। तो यहीं तक था बस आज का, है ना। ये आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार दोबारा बताऊंगा, है ना, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सिंबल किस तरीके से। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। ये जो हमने किया था वही है, केमिकल रिएक्शन बताइए, केमिकल इक्वेशंस जो कि शो करी व्हाट हैपेंड। केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जो हमने केमिकल रिएक्शन में करा उसको हम सिंबल्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में दिखाएं उसको, ठीक है। मैं आपको ये अगली क्लास में दोबारा पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें। देखिए आज जो हमने एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम बना। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या थे, रिएक्टेंट थे, और ये क्या बना, ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए Mg और O2 मिला के हमने MgO बना दिया, ठीक है। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक थी बच्चों। ये बेसिक फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी था। अब अगली क्लास में हम आपको बैलेंसिंग इक्वेशन को कैसे बैलेंस करा जाता है ये सब सिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।